नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी डाइवर। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है ओपन स्कूल के 10th क्लास का हिंदी सब्जेक्ट और उसका आज हम 8वां चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है चंद्र गहना से लौटती बेर। यह पाठ केदारनाथ अग्रवाल जी के द्वारा लिखा गया है और जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं चंद्र गहना, ये चंद्र गहना लेखक के गांव का नाम है। जब लेखक अपने गांव चंद्र गहना से लौटते हैं तो लौटते समय वो अपने खेत की एक मेड़ पर जाकर बैठ जाते हैं और प्रकृति के दृश्य को निहारने लगते हैं। और प्रकृति के दृश्य को निहारते निहारते उनकी नज़र पास ही के खेत में चली जाती है जो कि एक चने का खेत है। उस चने के खेत में अलसी भी उगा रखी है, तो जिससे कि वहाँ चने का पौधा और अलसी का पौधा दोनों साथ साथ मिलकर के ही उगे हुए हैं। इस पाठ के अंदर कवि ने मानवीकरण अलंकार का इतना सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया है जो हम इस पाठ के माध्यम से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं चैप्टर के बारे में कि चैप्टर में क्या क्या चीज़ें लिखी हुई है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन में लिखा है कि आपने गांव की खूबसूरती को देखा है। खुले खुले खेत, झूमती फसलें, लहराते तालाब, चमकती चांदनी, चहकते पक्षी और प्रकृति के अनेक सुंदर दृश्य हमारे मन में हलचल मचा देते हैं। इन्हें देखकर बड़ा आनंद आता है। देखने के बाद सामान्य व्यक्ति उन्हें भूल भी जाते हैं, किंतु कवि का देखना औरों को देखने से अलग होता है। कवि किसी भी दृश्य का सूक्ष्म अवलोकन करता है। वो कहते हैं ना, जहाँ एक आम आदमी नहीं पहुँच सकता वहाँ कवि पहुँच जाता है। तो कवि की कल्पनाएं जो होती हैं वो बहुत ही सूक्ष्म होती हैं। वह उन दृश्यों को अपने शब्दों में पिरो लेता है और ऐसा आकर्षक बना देता है कि पाठक या श्रोता आनंदित होते हैं। हमने और आपने भी खेतों में कई प्रकार की फसलें देखी हैं, गांव के पोखर भी देखे हैं, बसंत का आनंद भी लिया है, लेकिन कवि ने जिस ढंग से इन दृश्यों का उतारा है वह बिल्कुल निराला है। ऐसा निराला कि कविता पढ़ते समय वे दृश्य हमारी आंखों के सामने सजीव हो उठते हैं, हमें आनंदित कर देते हैं। कवि ने कैसे उभारा है इन दृश्यों को, आइए पढ़ते हैं कविता को। चंद्र गहना से लौटती बेर, यानी कि इस कविता में कवि ने प्रकृति को मनुष्य जाति से जोड़ दिया है। यानी कि जब प्रकृति का वर्णन किया जाए और उसकी तुलना मनुष्य जाति से की जाए तो वहाँ पर आपका मानवीकरण अलंकार बनता है। और उसी का जो सुंदर चित्रण यहाँ पेश किया गया है कवि के द्वारा, उसे हम इस पाठ के माध्यम से पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं कि कवि अपनी कल्पना में क्या कहना चाहता है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं लिखा हुआ है, चंद्र गहना से लौटती बेर। देख आया चंद्र गहना, देखता हूं दृश्य अब मैं, मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला। यानी कि कभी जब चंद्र गहना से लौट रहा है, यानी कि अपने गांव से लौट रहा है, तो लौटते समय वो खेत की मेड़ पर बैठ जाता है और प्रकृति के मनोहर दृश्य को निहारने लगता है। तो उसको निहारते निहारते कवि की कल्पना देखिए, उसकी नज़र जब बगल के ही खेत में पड़ती है तो वो क्या कहता है कि एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चना, बांधे मुरैठा शीश पर, छोटे गुलाबी फूल का सज कर खड़ा है। तो कवि को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो बगल वाले खेत में जो चना है वो ठिगना सा पौधा है, चने का पेड़ छोटा सा ही होता है और उसमें जो फूल आते हैं वो गुलाबी कलर के आते हैं। तो उसे प्रतीत हो रहा है कि मानो कि कोई दूल्हा सज धज कर के वहाँ खड़ा हुआ है। अब आगे की पंक्तियों में कवि क्या कहते हैं? कवि कहते हैं कि पास ही मिलकर उगी है बीच में अलसी हटीली, देह की पतली कमर की है लचीली, नीले फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर, कह रही है जो छुए यह दूर हृदय का दान उसको। तो कवि कह रहा है कि जो अलसी का पौधा है वो थोड़ा पतला होता है और यहाँ पर बताया वो लचीला भी है। जब हवा चलती है तो हवा के झोंके के साथ वह पौधा भी हिलने डुलने लगता है। तो तीन विशेषताएं यहाँ पर
अलसी के पौधे की बताई गई है। एक तो वो पतला है, लचीला है ना, और ऊपर से यहाँ पर हठीला शब्द भी इस्तेमाल किया गया है। हठीला शब्द समझते हैं ना, जो मतलब कहते हैं बहुत ज़्यादा सेल्फिश होता है ना, या ये कह लें हम कि हठीला का मतलब कि अकड़ू स्वभाव का, है ना। हमें सेल्फिश तो नहीं कहेंगे, अकड़ू स्वभाव का कहेंगे। तो अब अकड़ू स्वभाव के होने के बावजूद भी वो ये कह रही है कि जो कोई मुझे छू लेगा मैं उसे अपना दिल दे दूंगी और हमेशा के लिए मैं उसी की हो जाऊंगी। अब आगे की पंक्तियों में कवि ने क्या कहा है, और सरसों की ना पूछो हो गई सबसे सयानी। और सरसों की ना पूछो, अक्सर हम कई बार जो प्रशंसनीय होता है तो हम बोल देते ना कि भाई अरे यार उसकी मत पूछो, उसके तो कहने ही क्या। तो इसी तरीके से कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहता है कि और सरसों की ना पूछो हो गई सबसे सयानी, हाथ पीले कर लिए है ब्याह मंडप में पधारी। अब यहाँ पर बताया गया है कि भाई जो सयानी शब्द यहाँ पर आप देख रहे हैं, इस सयानी शब्द के कई अर्थ हैं। जैसे कि सयानी का मतलब होता है समझदार हो जाना, और एक सयानी का मतलब होता है कि जब लड़की शादी के लायक हो जाती है। यहाँ पर आपको मालूम है कि सरसों के अंदर पीले रंग के फूल आते हैं। अक्सर हम जब लड़की सयानी हो जाती है तो आपने ये कहते हुए सुना होगा कि भाई लड़की अब तो बड़ी हो गई, अब तो इसके हाथ पीले कर दीजिए। तो अब ऐसा लग रहा है कि मान के चलो कवि को कि जो सरसों है वो सयानी हो गई है और ब्याह के लिए तैयार हो गई है, और वो ब्याह मंडप में पधार गई है। वो दूल्हा यानी कि जो चने का पौधा है और जो सरसों है, दोनों एक दूसरे के साथ मतलब दाम्पत्य बंधन में यानी कि पति पत्नी के बंधन में बंधने वाले हैं। आगे लिखा है कि फाग गाता माघ फागुन आ गया है आज जैसे। अब जब विवाह का माहौल बनता है तो आपने देखा है गाना बजाना होता ही है। तो जब प्रकृति के अंदर लग रहा है कि भाई यहाँ पर ब्याह मंडप सज गया है, तो उसमें जो गीत गाए जाते हैं, अब यहाँ पर वो भूमिका कौन निभा रहा है, आपका फागुन का महीना। अब लिखा है कि देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है, प्रकृति का अनुराग अचल हिल रहा है। तो अब जो लेखक है उसको लग रहा है कि मानो कि प्रकृति का जो है ना आज स्वयंवर हो रहा है, मतलब कि प्रकृति में चारों तरफ देख रहा है वो स्वयंवर हो रहा है। यानी कि स्वयंवर में जो पत्नी होती है, जो लड़की होती है, उसे अपना वर चुनने का अधिकार होता है। वो अपनी इच्छा से कोई वर चुन सकती है। तो यहाँ पर जो सरसों है वो तैयार हो चुकी है किससे, चने से शादी करने के लिए, और जो माँ की भूमिका है वो यहाँ प्रकृति निभा रही है। आगे की पंक्तियों में लिखा है कि इस विजन में दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। अब बात ये आती है कि भाई कवि कहता है कि भाई दूर व्यापारिक नगर से ये गांव की जो भूमि है ये बहुत ज़्यादा प्रिय है। यानी कि यहाँ की जो भूमि है उसमें प्रेम उमड़ा हुआ है। यहाँ प्रकृति में प्रेम है, गांव के लोगों में प्रेम है, चारों तरफ प्रेम ही प्रेम है। अब ऐसा प्रेम हमें शहरी क्षेत्र में यानी कि व्यापारिक नगर में देखने को नहीं मिलता, क्योंकि सभी लोग अपने कार्य में व्यस्त होते हैं, वो किसी को समय दे ही नहीं पाते हैं। अब आगे लिखा है, और पैरों के तले है एक पोखर, उठ रही इसमें लहरिया, नील तल में तो उगी है घास भूरी, ले रही वो भी लहरिया। अब जो कवि है वो उसका ध्यान गांव में पोखर की तरफ चला जाता है। पोखर बोले तो एक तालाब होता है, गांव के हर गांव के अंदर तालाब होता है। तो उसमें वो देख रहा है कि जब पोखर का पानी हिलता है तो उसके तले में जो घास है भूरे रंग की, वो भी उस पानी की लहर के साथ साथ यानी कि पानी के हिलने से वो भी हिलने डुलने लगी है। तो नील तल में तो उगी है घास भूरी, ले रही वो भी लहरिया, इसका यही मतलब है। अब नीचे की पंक्तियों में लिखा है कि एक चांदी का बड़ा सा गोल खंबा, आंखों को है चमकाता, है कई पत्थर किनारे, पी रहे चुपचाप पानी, प्यास जाने कब बुझेगी। तो कभी कह रहा है कि भाई चांदनी रात है और चांद का जो प्रतिबिंब है वो उस पोखर में यानी कि तालाब में दिखाई देता है। तो अब वो जो प्रतिबिंब है वो साफ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि पानी में हलचल है। तो पानी में हलचल के साथ उसकी किरणों के साथ में क्या है, जो प्रतिबिंब है वो एकदम खंबे के समान दिखाई दे रहा है। अक्सर आपने भी देखा होगा, नहीं देखा तो कभी देखना आप, कि जब पानी में लहर उठ रही हो और रात का समय हो, चांदनी समय, और किसी बल्ब का या फिर चांद का ही प्रतिबिंब आप उसमें देखेंगे तो वो आपको बिल्कुल गोल दिखाई नहीं देगा, वो खंबे के समान दिखाई देगा। तो यहीं इसी बात को लेकर के कवि कहता है कि एक चांदी का बड़ा सा गोल खंबा, आंखों को है चमकाता। तो जो उसकी जो चांदनी है वो उसकी आंखों को चौंका देती है। कह रहा है कि है कई पत्थर किनारे, पी रहे चुपचाप पानी, प्यास जाने कब बुझेगी। अब वहीं तालाब के किनारे पर बहुत सारे पत्थर पड़े हुए हैं
उनको देख कर के भी कभी कल्पना करता है, कभी कहता है कि ये पोखर के किनारे जो पत्थर पड़े हुए हैं चुपचाप बेजान से, ना जाने ये कब से पानी पी रहे हैं, है ना, और पता नहीं इनकी प्यास कब बुझेगी। अब आगे की पंक्तियों में क्या है वो देख लेते हैं ज़रा। आगे की जो पंक्तियां हैं उसमें लिखा है, चुप खड़ा बगुला डुबाए टांग जल में, देखते ही बिन चंचल ध्यान निद्रा त्यागता है, चट दबाकर चोंच में नीचे गले में डालता है। अब यहाँ पर बगुला जो है, अभी हम पढ़ेंगे इसमें कि बगुले का यहाँ पर उदाहरण क्यों पेश किया है कवि ने। तो कवि कहता है कि जो बगुला है वो पानी के अंदर जल में टांग डुबा करके खड़ा हुआ है और लोगों को ऐसा लग रहा है कि मानो वो नींद में है, सो गया है, लेकिन यहाँ बगुला सोया नहीं है, यहाँ बगुला घात लगा करके बैठा हुआ है। जैसे ही उसे कोई मछली दिखती है वो चट से उसको अपनी चोंच में दबाता है और नीचे गले में डाल लेता है। अक्सर आपने हमारे समाज में ऐसे लोग देखे होंगे जो ढोंगी किस्म के होते हैं, जिसे हम बगुला भगत भी कहते हैं। बगुला भगत शब्द क्यों कहा गया, इस्तेमाल में लाया गया, इसका मतलब होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोलते तो कुछ और हैं लेकिन करते कुछ और हैं। अब मैं अगर आपको सीधा सीधा बता ही दूं कि ऐसे कौन से लोग हैं जो हमारे समाज में जो इस तरीके की प्रवृत्ति के होते हैं, तो जितने भी नेतागण हैं, मैं सभी की बात तो नहीं करूंगा, लेकिन ज़्यादातर जो नेता होते हैं वो बगुला भगत ही होते हैं। यानी कि जब उन्हें वोट मांगना होता है तब तो बहुत चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं, है ना, और बहुत अच्छे वादे कर देंगे, बातें भी बहुत अच्छी करते हैं। लेकिन जैसे ही उन्हें वोट मिल जाता है, वो जीत जाते हैं और सत्ता में आ जाते हैं, तब उनके नियम ही बदल जाते हैं, फिर वो कुछ और ही करने लगते हैं। अब नीचे आगे बताया गया है, एक काले माथ वाली चतुर चिड़िया, श्वेत पंखों के झपाटे मार फौरन, टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर, एक उजली चटुल मछली चोंच पीली में दबाकर दूर उड़ती है गगन में। अब यहाँ पर देखिए चिड़िया तो काफ़ी सारी हैं, लेकिन कवि ने यहाँ पर काले माथे वाली चतुर चिड़िया का उदाहरण दिया है। कई लोग यहाँ पर ऐसे हैं, है ना, वाइट कॉलर, तो देखने में तो जेंटलमैन लगते हैं पर होते नहीं है जेंटलमैन, अंदर से बड़े कपटी होते हैं, वो बहुत चतुर चालाक होते हैं, कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं गरीब और कमज़ोर लोगों का शोषण किए बिना। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है कि एक काले माथ वाली चतुर चिड़िया, श्वेत पंखों के झपाटे मार फौरन, टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर, एक उजली चटुल मछली चोंच पीली में दबाकर दूर उड़ती है गगन में। अब यहाँ पर दिखाया कि एक उजली चटुल मछली, एक छोटी सी मछली है जिसको वो अपनी पीली चोंच में दबाकर दूर आकाश में उड़ जाती है। अब यहाँ पर जो चटुल मछली यानी कि छोटी सी जो मछली है, या छोटी सी मछली का संबंध किससे है, समाज के उस पक्ष से जो कमज़ोर है, जो गरीब है। अब जैसा कि आपने देखा है, इसी के साथ में ये कविता ख़त्म होती है और इसकी जो रचयिता है वो है केदारनाथ अग्रवाल जी। अब ये जो चैप्टर है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हर साल इस चैप्टर से कुछ ना कुछ पूछा जाता है और इस बार भी मुझे लगता है कि जो अभी आपका नवंबर में एग्ज़ाम होने वाले इस 2021 के अंदर अक्टूबर में, उसमें इस चैप्टर से ज़रूर आएगा। अगर इस चैप्टर में से, इस कविता के अंदर से अगर कोई पंक्ति अगर आ जाती है तो आपको उसमें दिया जाएगा कि सप्रसंग व्याख्या करो। अब व्याख्या कैसे की जाए सप्रसंग, तो सप्रसंग व्याख्या में आपको 3 चीज़ें लिखनी होती है। एक आपका प्रसंग होता है, दूसरा आपकी व्याख्या होती है और तीसरा विशेष। तो प्रसंग में आपने क्या लिखना होता है, प्रसंग में आप लिखेंगे कविता का नाम और कवि का नाम। जैसे प्रसंग हो गया कि भाई प्रस्तुत पंक्ति या प्रस्तुत कविता या प्रस्तुत पद, कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो आप पंक्तियां लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो आप लिख देंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां केदारनाथ अग्रवाल जी द्वारा रचित चंद्र गहना से लौटती बेर नामक पाठ से ली गई हैं। उसके बाद व्याख्या में आपने क्या करना है, उसका अनुवाद कर देना हिंदी का अच्छे से। फिर बात आती है विशेष की। विशेष में क्या चीज़ें लिखेंगे, तो विशेष में आपने लिखना होता है कि भाई कविता के अंदर क्या बताया गया है, कवि ने कौन से अलंकारों का प्रयोग किया है, कवि की भाषा क्या है, कवि समाज को क्या संदेश देना चाहता है, बस इतना सा। और इस तरीके से आप लिखते हैं तो आपका क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट होता है और आपको 4 नंबर पूरे मिल जाएंगे। एग्जामिनर आपका एक भी नंबर नहीं काटेगा। अब थोड़ा जान लेते हैं कि इस चैप्टर से जो MCQ टाइप क्वेश्चन बनते हैं वो क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में 11 नंबर के तो 1-1 नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे, है ना। 6 नंबर के एक साथ पूछ जाते हैं, 5 नंबर के एक साथ पूछ जाते हैं, 2-2 नंबर वाले भी 4 क्वेश्चन बन जाते हैं, 3-3 नंबर वाले आपके 3 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इस चैप्टर से भी क्वेश्चन आते ही आते हैं।
MCQ टाइप भी पूछ लिया जाता है और 1 नंबर या 2 नंबर में भी पूछ लिया जाता है। तो चलिए पहले हम जान लेते हैं कि भाई MCQ टाइप क्वेश्चन कैसे कैसे हैं, कौन कौन से हैं और उनके जवाब जानते हैं। चैप्टर को हमने अच्छे से समझ लिया है। अभी यहाँ पर आप देखेंगे, मैं यहाँ पर देखेंगे आप कि कवि ने चने को गुलाबी मुरेठा बांधे बैठा हुआ क्यों कहा है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, कोई एक ऑप्शन हमारा सही है। पहला है कि चना बहुत प्रसन्न है, या चना विवाह के लिए तैयार हो गया है, चना पकने को है, या चने को मिलने जाना है। तो इसका जो आपका सही आंसर होगा वो होगा चना पकने को है। यानी कि जब चना पकने को होता है तभी तो उसमें फूल आता है, तभी तो उस लेखक को प्रतीत हो रहा है ना कि ऐसा लग रहा है उसे कि कोई दूल्हा खड़ा हुआ है सज धज कर, जो गुलाबी कलर की पगड़ी अपने सर पर बांधे हुए है। अब दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें लिखा है कि हृदय का दान से क्या अभिप्राय है। हृदय का इलाज कराना, प्यार करना, भला चाहना, इज्जत देना। तो इसका आपका आंसर होगा ख, प्यार करना। अब तीसरा जो क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है कि फाग गाता मास फागुन आ गया है, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर 4 अलंकारों के नाम दिए हैं, यमक, उपमा, मानवीकरण और रूपक। बिल्कुल सही गैस किया आप लोगों ने, मानवीकरण अलंकार। जैसा कि हम शुरू से ही पढ़ते हुए आए हैं कि कवि ने प्रकृति की जो तुलना है वो मानव जाति से कर दी है। तो जब प्रकृति की तुलना मानव जाति से की जाए तो वहाँ मानवीकरण अलंकार बनता है। अब उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, लिखा हुआ है कि प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है, किसके लिए कहा गया है। सरसों के लिए, व्यापारिक भूमि के लिए, ग्रामीण परिवेश के लिए, अलसी के लिए। तो इसका भी आपने सही आंसर गैस किया है, ग्रामीण परिवेश के लिए। हम देखते हैं कि भाई गांव के जो लोग होते हैं बहुत ही सादे होते हैं, यानी कि साधारण लोग होते हैं, उनके अंदर किसी भी प्रकार का छल कपट नहीं होता, वो प्यार के भूखे होते हैं। तो गांव में आप भी कभी गए होंगे, तो अगर आप किसी दूसरे घर में बैठ जाओ तो बिना खाना पानी खिलाए पिलाए वो भेजते नहीं हैं, बहुत प्रेम करते हैं। और शहर में आप देखते ही हैं कि किसी के पास टाइम ही नहीं है, अगर कोई किसी घर के सामने खड़ा भी हो जाए तो थोड़ी थोड़ा सवाल करने लगते हैं, भैया हमारे घर के सामने क्यों खड़े हो, आगे निकल जाओ, किससे मिलना है, क्या काम है। ऐसा अक्सर आपने होते देखा ही होगा। अब बात आती है, थोड़े से क्वेश्चन और देख लेते हैं क्या क्या इसके अंदर पूछा गया है। यहाँ पर थोड़ा सा मैं अपनी इस वीडियो को थोड़ा साइड में कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आ सके। ऐसे क्वेश्चन है कि तालाब के तल में भूरी घास लहरिया क्यों लेती है। क्योंकि तालाब का पानी हिलता है, तालाब के नीचे हवा है, घास घुंघराली है, या मछलियां घास को हिला देती हैं। तो इसका सही आंसर है आपका क, यानी कि ऑप्शन 1, तालाब का पानी हिलता है। तो जब तालाब का पानी हिलता है तो पानी के हिलोरों के साथ जो अंदर जो घास उगी हुई है वो भी उसके साथ साथ लहरती है। अब इसके बाद एक तो इन मैसेजों ने परेशान कर दिया है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, चांद गोल खंबा सा क्यों लग रहा है। पानी के हिलने के कारण, पानी के ठहरे होने के कारण, मछलियों के चलने के कारण, बगुलों के भय के कारण। तो जैसा कि हमने अभी पढ़ा था कि जब पानी हिलता है और जब चंद्रमा का जो प्रतिबिंब पानी के अंदर पड़ता है, जो दिखाई देता है, वो गोल नहीं दिखाई देता, वो गोल खंबे की तरह दिखाई देता है। उसका कारण क्या है, पानी का हिलना। यानी कि पानी के हिलने के कारण ही चांद जो है गोल खंबा सा दिखाई देता है। अब तीसरा जो क्वेश्चन है उसमें लिखा है कि बगुला किसका प्रतीक है। शोषित का, मजदूर का, भूखे व्यक्ति का, या शोषक का। अब देखिए, ना तो यहाँ पर भूखा व्यक्ति है और ना ही मजदूर। अब या तो आपका शोषित होगा या फिर शोषक। ये शब्द ऐसे हैं दोनों के व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर देखो मैं आपको समझाता हूँ कि जो आपका घ आंसर है, आंसर तो यही आपका सही, शोषक। अब शोषक कौन होता है, जो शासन करता है, यानी कि शासक वर्ग। शासक वर्ग ही शोषक वर्ग होता है, जो गरीब लोगों का, मजदूरों का, जनता का शोषण करता है। और शोषित कौन है, जो शोषण सहन करता है। तो यहाँ पर बगुला कौन है, शोषण करने वाला। तो जो शोषण करने वाला होता है उसे हम कहते हैं शोषक। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका, घ, शोषक। अब यहां पर लिखा है, देख रहे होंगे, चौथा क्वेश्चन है कि काले माथे वाली चिड़िया प्रतीक है, किसका प्रतीक है। सादे लोगों का, या चालाक लोगों की, या पठित वर्ग की, या श्रमिक वर्ग की। तो हमने पढ़ाई था कि जो चतुर चालाक होते हैं, है ना, वाइट कॉलर होने से आदमी सही नहीं हो जाता, वो अंदर से भी सही होना चाहिए। अब हमारे समाज में बहुत सारे जेंटलमैन आपको ऐसे मिलेंगे जो वाइट कॉलर होंगे, जो वाइट कमीज पहन के, है ना, और वाइट पैंट पहन के और स्पोर्ट्स शूज़ पहन लिए और बन रहे हैं नेता, पैन में जिम में पैन लगा के, और आता उन्हें कुछ है नहीं है और ज्ञान पिलने में लगे हुए हैं।
तो ऐसे भी लोग हैं जो जिनका काम होता है कि भाई कोई भी मौका नहीं छोड़ते, वो हर जगह पर देखते हैं कि कैसे सामने वाले व्यक्ति का शोषण किया जाए और अपना उल्लू सीधा किया जाए। तो ऐसे लोगों को चालाक लोग कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ख, चालाक लोग। अब इसमें हम देखेंगे, अच्छा थोड़ा सा कुछ और थोड़ा जान लो, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 10 नंबर का एक क्वेश्चन जो आप लोगों का आता है ना, उसमें उपसर्ग पूछे जाते हैं, प्रत्यय पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखिए प्रत्यय के बारे में बताया गया है। जैसे लिखा है ना मास प्लस ईक, तो एग्जाम में हो सकता है वो 10 नंबर का जो क्वेश्चन आता है उसमें लिखा जाएगा कि ईक प्रत्यय से 2 शब्द बनाइए। तो देखिए इस मास में ईक जोड़ दिया तो मासिक हो गया, और वर्ष के अंदर ईक जोड़ दिया तो वार्षिक हो गया, धर्म के अंदर ईक जोड़ दिया तो धार्मिक हो गया, और इतिहास के अंदर ईक जोड़ दिया तो ऐतिहासिक हो गया, मूल के अंदर ईक जोड़ दिया तो मौलिक हो गया। तो अब नीचे देखो लाइन में लिखा हुआ है कि ईक प्रत्यय लगने पर मूल शब्द में परिवर्तन के नियम निम्नलिखित हैं, यानी कि पूर्व स्वर में वृद्धि तथा अंतिम स्वर का लोप हो जाता है। तो शब्द के पहले अक्षर के साथ बोले जाने वाले स्वर में वृद्धि हो जाती है, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं अ का आ हो जाएगा, यानी कि जो मास है उसमें क्या जोड़ा गया? ईक, तो क्या हो गया? मासिक। ठीक है, इसी तरीके से नीचे एग्जाम्पल दिए, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, मुझे पता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन बताऊंगा कौन कौन से आप क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ये काम आप लोगों का है। थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं, यहाँ पर भी है कि कविता में सरसों का सयानी होने का संकेत किससे प्राप्त होता है, यानी किससे मिलता है? हठीली होने से, ब्याह मंडप में पधारने से, हृदय का दान देने से, या पीले फूल आने से। तो सरसों का सयानी होना, इसका मतलब है पीले फूल आने से। सरसों सयानी कब होती है? यानी कि जब सरसों पकने को तैयार होती है तो उससे पहले उसमें फूल आते हैं पीले कलर के, तो इसका संबंध पीले फूलों से है, यानी कि ऑप्शन घ, पीले फूल आने से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नीचे दिया गया कि नीचे विकल्पों में शब्द तथा उसमें आए पंचम व्यंजन दिए गए हैं, इस दृष्टि से कौन सा युग्म गलत है? तो अब इसमें लिखा है कंचन में णा है, अनंत में ना है, पंडित में णा है, और अंजन में णा। तो अंजन, यहाँ पर णा स्वर निकल ही नहीं रहा है, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका घ होगा। अब थोड़ा सा ये भी पढ़ लेते हैं कि आप लोगों ने क्या सीखा। तो ग्रामीण परिवेश से जुड़े प्रकृति चित्रण को कवि ने बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। चने के खेत की मेड़ पर बैठे कवि ने चने के खेत की मेड़ पर बैठे कवि ने हरे चने के गुलाबी फूल को खिलते हुए होने के कारण, मुरैठा बांधे और पीली सरसों के फूल खिले होने के कारण उसके हाथ पीले होने और विवाह मंडप आदि को सुंदर रूप में चित्रित किया है। अलसी को, चलिए थोड़ा सा वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। अलसी को दुबली पतली लड़की और हठीली बताया है क्योंकि वह बीच खेत में होती है, उसके नीले फूल होते हैं, इसलिए नील फूल को शीश पर चढ़ाकर कवि ने कहा है। प्रकृति माँ के रूप में अपने आंचल की छाया प्रदान कर रही है, इस प्रकार ग्रामीण स्थान पर प्रेम ही प्रेम दृष्टिगोचर हो रहा है। फागुन फाग गा रहा है, सरसों सयानी हो गई है, चना मुरैठा बांधे खड़ा हुआ है, आदि में मानवीकरण अलंकार है। गांव के तालाब का भी सुंदर चित्रण है, कई वर्षों के प्यासे पानी, पीते पत्थर, नीले तल का पोखर, उसमें लहरती हुई घास, मछली, बगुला, सभी प्रतीक के रूप में प्रयुक्त होकर कविता को नया अर्थ देते हैं। सफ़ेद बगुले को ढोंगी बताकर उसके माध्यम से सफ़ेद पोष व्यक्तियों के ऊपर कटाक्ष किया गया है, वह कैसे अपना शिकार पकड़ता है बतलाया गया है। मछली आम आदमी का प्रतीक है, जिसे हर कोई अपना शिकार बनाना चाहता है। तो अभी कविता के माध्यम से ये सारी चीज़ें हम सीख चुके हैं। अब कौन कौन से वो क्वेश्चन हैं जो आपने तैयार करने हैं, ये मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। चलो वीडियो से थोड़ा इधर कर लेते हैं ताकि आपको नज़र आए। इसमें आपका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक तो आप इसमें तैयार करेंगे आप अपना तीसरा क्वेश्चन, सरसों को हो गई सबसे सयानी क्यों कहा गया है, तर्क सहित उत्तर दीजिए। ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये होमवर्क में है, ये आप लोग करेंगे। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आपका चौथा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, व्यापारिक नगर की अपेक्षा ग्रामीण अचल को प्रेम के लिए उर्वर क्यों माना गया है। पांचवा क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, एक चांदी का बड़ा सा गोल खंबा का चित्र अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो आपका छठा क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बगुला समाज के किस वर्ग का प्रतीक है और किस विशेषताओं को रेखांकित करता है, क्या आज के समाज में ये उदाहरण प्रासंगिक है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। बाकी इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। इसी के साथ में ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाता है।
और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन है कि मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को प्लीज़ 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 अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसे सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरा मनोबल बढ़े और मैं आगे के चैप्टरों पर उतने ही कॉन्फिडेंस के साथ और उतने ही उत्साह के साथ आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आऊँ। चलिए मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।